Hello everyone and welcome. So today in this video we are going to discuss the powers of the president. Last video में भी मैंने डिस्कस किया एंड ये वीडियोस पार्ट में बन रहे हैं बिकॉज एक सिंगल वीडियो विल बी अ वेरी लेंथी वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या पावर्स हैं हमारे प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 53 says all the executive powers of the union are vested in the president. जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था एंड अभी भी रिपीट कर दे रहा हूँ। पावर्स टू इम्प्लीमेंट लॉज, एनी काइंड ऑफ एक्शन जो टेक करते हैं, जो गवर्नेंस का जो काइंड ऑफ गवर्नेंस जो बेसिकली हम उस पावर से करते हैं उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव हेड हमारे प्रेसिडेंट है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है। The executive power of the presidents are multi-dimensional in character and it includes बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, पार्डनिंग पावर्स, मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स एंड अदर्स मिसलेनियस में जो आते हैं। They are executive powers of the president which he shall exercise only with the aid and advice of the council of ministers. मेजॉरिटी ऑफ बट ये जितनी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो इसमें तो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रहना ही रहना है, बट सर्टेन जो पर्सनल कैपेसिटी की जो पावर्स हैं ही कैन ऑल्सो एक्ट विदाउट एट दैट, जो कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस रहते हैं वहाँ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट ये जो पावर्स हैं इसमें एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जरूरी है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मतलब क्या होता है? यू ऑल आर गोइंग टू बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो बेसिकली क्या काम रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का? मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। किस तरह के जो वेरियस डिपार्टमेंट है, वेरियस मिनिस्ट्रीज है जो हमारे यहाँ, वो किस तरह से फंक्शन कर रही है, क्या हम उसे अब बेटर बना सकते हैं, क्या हम पॉलिसी ला सकते हैं जो और बेटर बन सके। फिर साथ साथ जो मिनिस्ट्री जो काम कर रही है, हमारे मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं उससे इंक्वायरी रिपोर्ट लेना, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर के काम आते हैं, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब हम प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को हम देखते हैं। द पावर्स टू अपॉइंट एंड रिमूव पर्सन्स टू वेरियस ऑफिसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो अपॉइंटमेंट इनके नाम से ही होता है, रिमूवल भी इनके नाम से होता है। बट क्या इश्यूज है? कुछ जो हमारे जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए उनका जो रिमूवल प्रोसीजर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ताकि वो इजीली रिमूव ना हो सके। कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जहां पर ये अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरह का जो ये हमारे जो अपॉइंटमेंट है हमारे प्रेसिडेंट के नाम से होता है। ही कैन ऑल्सो रिमूव द पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम एक्सेप्ट फ्यू, यानी कुछ जो रिमूवल होता है सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो करके होता है एंड कुछ जो होता है वो डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट ऑन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये रिमूव करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, अपॉइंट भी करते हैं, रिमूव भी करते हैं। A judge of the Supreme Court or of a High Court or the Election Commissioner and address of the Parliament, तो ये इसको भी रिमूव कर सकते हैं, इनके नेम से ही होगा ताकि जो भी प्रोसीजर फॉलो होना है वो होगा। बट जो जो अपॉइंटमेंट है एंड रिमूवल है वो इनके ही नेम से होगा। पोर्टफोलियोज द मिनिस्ट्री एलोकेट करते हैं वो करना। क्रिएट एंड अबॉलिश मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री बना भी सकते हैं, अबॉलिश भी कर सकते हैं। सुपरवाइज एंड कॉल फॉर रिपोर्ट रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द यूनियन, रिपोर्ट लेना, सुपरवाइज करना कि कैसे काम कर रही है हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, क्या काम कर रही है, कैसे मिनिस्ट्रीज चल रहे हैं। इस सारे जो पावर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब समझ में आ गया होगा, मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ये जितने भी रहेंगे सब एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही चलेगा, अपने मनमर्जी नहीं चल सकता है। अब देखेंगे हम ये जो एड एंड एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्यों दिया गया है। देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं
वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन है उनका, वी डू नॉट इलेक्ट डायरेक्टली इलेक्ट देम, ठीक है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन्हें हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए। इंडिया क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जहां पे हम इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। इसलिए इनकी जो वैल्यू एड एंड एडवाइस है प्रेसिडेंट को, वो ज़्यादा वैल्यूबल करती है, क्योंकि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। दे आर द नॉमिनल हेड, रियल हेड कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेट अस सी द लेजिस्लेटिव पावर्स नाउ। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव इन नेचर। लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव मैंने क्या बताया था, एग्जीक्यूटिव वो होता है जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना किसी भी एक्शन और पॉलिसीज को, ठीक है, यानी ऑलरेडी बने हुए लॉ को, पॉलिसी को उससे इम्प्लीमेंट करना, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर यानी लॉ मेकिंग पावर जो हमारे पास है वो भी प्रेसिडेंट के पास है, बट ये एग्जीक्यूटिव इन नेचर है। क्यों एग्जीक्यूटिव इन नेचर है, क्योंकि एड एंड एडवाइस जो है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, दैट इज वाई एग्जीक्यूटिव इन नेचर है। मतलब इन ये जो लॉ जो रहते हैं हमारे प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनके एडवाइस को फॉलो करना पड़ता है, तो ये इनकी जो एडवाइस को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव इन नेचर। दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट जो है वो देख सकती है कि ये जो इम्प्लीमेंट जो लॉ बन रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है। क्या क्या पावर है लेजिस्लेटिव पावर्स, has power to nominate 12 members in Rajya Sabha having special knowledge of practical experience with respect to literature, science, art and social service। जिनके पास स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेकर, तो वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। आर्टिकल 331 हैज़ पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कमेटी इन द लोकसभा, ये भी पावर है। आर्टिकल 85 हैज़ द पावर टू समन एंड प्रोरोग द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। He has to ensure that not more than 6 months expire between the two sitting of the House। Also has the power to dissolve the Lok Sabha। देखो इसके समन मतलब क्या होता है, बुलाना सबको, बुला के प्रेजेंट करना सबको। प्रोडोग मतलब क्या होता है, डिसमिस करना, ठीक है। तो ये दोनों हाउसेस को बुला भी सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। साथ साथ इन्हें इंश्योर करना पड़ता है कि जो गैप है बिटवीन द टू सिटिंग ऑफ द हाउसेज 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 मंथ्स। एंड जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो लोकसभा को, अगर वो पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। दैट विल जो केस आ जाएगा री-इलेक्शन का आ जाएगा, तो डिसॉल्व भी करते हैं लोकसभा को। आर्टिकल 86 प्रोवाइड स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। क्या है, द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी जनरल इलेक्शन टू लोकसभा एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एवरी ईयर बिगिन विद प्रेसिडेंट एड्रेस। जो भी जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, उसका पहला सेशन को ये एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, एंड साल का जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसे भी एड्रेस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। नाउ आर्टिकल 108 टू कन्वे द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनरी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल से लेकर जो डेडलॉक होता है उससे के जॉइंट सिटिंग भी हमारे प्रेसिडेंट करवाते हैं। अब देख सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये कैसे है, ये पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। और क्या है लेजिस्लेटिव पावर्स, नॉमिनेट करना मैंने बता दिया, समन एंड प्रोरोग करना ये भी बता दिया, लोकसभा डिसॉल्व करना ये भी मैंने बता दिया है, एड्रेस द हाउस एंड सेंड द मैसेजेस ये भी कर सकते हैं, प्रीवियस सैंक्शन टू द बिल्स। प्रीवियसली जो इनका जो मंजूरी चाहिए होती है कि हाँ इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए हाउस में या नहीं किया जाए, उनका प्रीवियस सैंक्शन ये भी लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है। एसेंट एंड वीटो बिल्स, बिल को एसेंट करके यानी साइन करके उसे मंजूर करके उसे एक लॉ बनाना या फिर वीटो करना, रोक देना, ये भी पावर है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स काइंड ऑफ लॉ है या ऑर्डर मेकिंग पावर्स भी हमारे प्रेसिडेंट के पास। देखते हैं इसको और डिटेल्ड में। प्रीवियस सैंक्शन टू द बिल्स, कुछ ऐसे बिल हैं जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं
उनके लिए प्रीवियस सैंक्शंस प्रेसिडेंट का रिक्वायर्ड होता है, यानी प्रेसिडेंट बोलेंगे, सैंक्शन देंगे, यस करेंगे, तभी वो इंट्रोड्यूस होंगे, नहीं तो वो इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। Certain bill can be introduced in the parliament only on the previous recommendation of the president. Such bills are किसी भी स्टेट को चेंज करना पड़े उसका नाम, एरिया, बाउंड्री या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट का चेंजेस जो हम कर सकते हैं उसके एरिया में, इसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल जरूरी होता है। मनी बिल्स या फिर एनी स्टेट बिल इम्पोजिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रेड, कोई स्टेट बोलता है कि मुझे उस स्टेट के साथ ट्रेड नहीं करना है, तो इस तरह के जो बिल है वो प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन होना जरूरी है। A bill which involved expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either house of the parliament unless the president has recommended to that house the consideration of the bill. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? ये एक ऐसा फंड है जहां पर सरकार के पैसे आके इकट्ठे होते हैं, टैक्स से सरकार जो टैक्स रखता है या फिर रिसीट आते हैं सरकार के या लोन से जो पैसे, ये सब जाकर यहाँ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो इससे जो भी एक्सपेंडिचर है वो तब तक पास नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट उसे रिकमेंड नहीं करता। तो कुछ ऐसे बिल्स हैं जहां पे प्रीवियस सैंक्शंस जरूरी रहते हैं। क्यों जरूरी है प्रीवियस सैंक्शंस का? व्हाई इज इट नीडेड? हाउस के पास पावर है, प्रेसिडेंट को पहले से सैंक्शन, उनका परमिशन लेना क्यों जरूरी है? सबसे पहली जो पॉइंट है, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेनेवर द CAOM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट्स एज अ पॉलिटिकल मोटिव। सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है बेटरमेंट, जो हमारी जो कंट्री है उसके बेटरमेंट के लिए काम करना, लॉज लाना, पॉलिसी लाना। बट रिमेंबर दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल मोटिव से भी कोई बिल पास कर सकते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम कॉन्स्टिट्यूशनली चलें, एंड प्रेसिडेंट जो है हमारे वो आके वहां पर चेक एंड बैलेंस का काम करें। कुछ बिल होते हैं जिनको डिले नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो प्रीवियस सैंक्शन के लिए चाहिए होता है कि बार बार रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जाए, पहले ही परमिशन ले लो एंड प्रेसिडेंट उसे एसेंट करके जल्दी से पास करके लॉ बना दे। बिल्स विच इम्पैक्ट द फेडरल सेटअप डज नॉट इम्पैक्ट द स्टेट। मतलब क्या हुआ कि जो फेडरल सेटअप का जो भी बिल होगा उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर फेडरल सेटअप गड़बड़ होगा तो हमारे स्टेट और सेंटर के जो गैप बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए हमें प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होता है। टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रपोजल, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल हो, बिल जो हमारे बिल पास हो रहा हो, इन्फॉर्म करना प्रेसिडेंट को। एक्स्ट्रा कॉशियस मेजर टू अवॉइड एनी इमरजेंसी इन द फ्यूचर, साथ साथ कुछ अगर इमरजेंसी क्रिएट हो जाए कुछ ऐसे बिल को लेकर, इसलिए पहले ही प्रेसिडेंट से हाँ करा लो ताकि वो बाद में उसे विथहोल्ड ना कर ले। बट अगर देखो, ये तो प्रीवियस सैंक्शन लेना है कुछ बिल्स में, सर्टेन बिल्स में, बट अगर अगर ऐसा केस आ जाए कि जहां पर प्रीवियस सैंक्शन नहीं लिया गया हो और लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दे, प्रेसिडेंट एसेंट कर दे, उसे प्रेसिडेंट कह दे कि वो लॉ बन गया, एसेंट करके इट बिकम्स अ लॉ, बट उस बिल पे प्रीवियस सैंक्शन लेना था एंड वो सैंक्शन नहीं लिया गया, तो क्या वो बिल वॉइड हो जाएगा? इट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड, वॉइड नहीं होगा ऑन द ग्राउंड दैट प्रीवियस सैंक्शन वाज नॉट गिवन, वो एज इट इज लॉ बन के आगे चलेगा। अब एसेंट जो बिल का होता है उसमें देखते हैं क्या है। अब बिल पास बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। जो बिल पास कर लिया गया पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट के पास गया, अब उसके पास बिल प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या उसके पास पावर है? चाहे तो एसेंट दे दे एंड वो लॉ बन जाए, या फिर विथहोल्ड कर दे तो बिल डेड हो जाता है, या फिर रिटर्न कर दे जहां से वो बिल ओरिजिनेट हुआ था फॉर रिकंसिडरेशन विथ और विदाउट रिकमेंडेशन और अमेंडमेंट। जरूरी नहीं कि उसे वो अमेंडमेंट करके भेजे कि आपको ये चेंजेस लाने हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी। ये ऑप्शंस हमारे प्रेसिडेंट के पास रहते हैं जब कोई बिल उनके पास जाता है, चाहे तो यस करे या फिर नो करे या फिर रिटर्न कर दे। अब देखो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? काइंड ऑफ ऑर्डर या फिर लॉ मेकिंग पावर्स। ऑर्डिनेंस कब बनते हैं? जब
बोथ द हाउस या फिर ईदर हाउस सेशन में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, चाहे तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही ना हो, या फिर एक हो लोकसभा हो तो राज्यसभा ना हो, या फिर अगर राज्यसभा हो तो लोकसभा ना हो। क्यों? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स एक इमरजेंसी पावर्स कह सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास रहती है ये पावर, और इससे लॉ बन जाते हैं। ऑर्डर आता है एंड वो लॉ बन के लॉ की तरह एप्लीकेबल रहते हैं। तो वो कब जरूरी है? कब? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रेजेंट नहीं हो। मीन्स एक जो बिल, क्योंकि अगर दोनों नहीं रहेंगे तो बिल तो पास होगा नहीं, या फिर अगर एक भी नहीं रहेगा तो भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकेगा। अगर ऑरिजिनेट भी हो गया तो दूसरे हाउस को भी पास करना जरूरी है लॉ बनाने के लिए। इसलिए इमरजेंसी के केस में ये कहा गया कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास है जब इधर या फिर दोनों ही हाउस सेशन में नहीं हो। फिर कब और आ सकता है? इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन एंड ही थिंक्स ऑर्डिनेंस इज नेसेसरी। अब देखो, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे लॉ बनाना जरूरी हो जाए। अगर उसे लगता है कि हाँ ये सेटिस्फाइड है प्रेसिडेंट कि हाँ मैं ऑर्डिनेंस पास कर सकता हूँ, आई कैन पास द ऑर्डिनेंस फॉर दैट पर्पस, तो उसे वो पास कर देना चाहिए। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, सेटिस्फैक्शन। व्हाट डज सेटिस्फैक्शन मीन? क्या उसका ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन है? मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो भी पावर जो हमारे जो पावर रहेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो एड एंड एडवाइस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट को। ये सारे पावर्स में एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करेंगे। दैट मीन्स इनका पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं, बट इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि satisfaction does not mean the personal satisfaction but the satisfaction including the council of ministers। उनको council of ministers should also think that it is satisfied। क्यों? अगेन they are the representative। ये अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है, जवाब देना, ठीक है ना? क्योंकि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर अकाउंटेबल इन द इन देयर हाउसेस। जो हाउस रहता है उनका, उनके वो अकाउंटेबल रहते हैं, वहाँ पर जवाब देते हैं। अपोजिशन को सवाल करता है, वो जवाब देते हैं कि हाँ ये आया ये आया। इसलिए कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। द प्रेसिडेंट कैन promulgate ordinances only on such matters on which the union parliament is empowered to enact law। क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट कैन promulgate, यानी कि ऑर्डिनेंस ला सकता है कौन से मैटर्स में? ओनली ऑन सच मैटर्स व्हेन द यूनियन पार्लियामेंट को पावर है लॉ क्रिएट करने का, उसी सब मैटर में ऑर्डिनेंस आ सकता है। लाइफ क्या रहती है? मैक्सिमम लाइफ ऑन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्यों? क्योंकि दो हाउस 6 मंथ्स के गैप पे मिलना ही मिलना है। एंड 6 वीक्स। 6 वीक्स क्यों? वी विल सी इट लेटर। अब क्वेश्चन से कुछ ऑर्डिनेंस को लेकर। ऑर्डिनेंस जो पास किया जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। इट मस्ट नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट और वायलेट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इसका, कि कहीं कुछ ऐसा ना ऑर्डिनेंस आ गया हो, लॉ ऐसा ना आ गया हो कि वो फंडामेंटल राइट वायलेट करता है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वायलेट कर रहा है। Ordinance should be replaced by the bill when both the house are in session, and the bill should replace the ordinance within 6 weeks on which the house reassembles। मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनेंस कब पास होता है? जब दोनों हाउसेज या फिर एक हाउस सेशन में नहीं है। या तो दोनों हाउसेज सेशन में नहीं रहेंगे या फिर एक होगा एक नहीं होगा। तो जब वो दोनों हाउस आ जाते हैं सेशन में, विद इन द 6 वीक एक बिल आएगा, सेम ऑर्डिनेंस जिस चीज के लिए पास किया गया था वो प्रोविजंस लेके, एंड वो लॉ बन जाना चाहिए। कब तक? 6 वीक के अंदर, जब दोनों हाउस सेशन में आ जाते हैं। इफ द टू हाउसेज रीसेंबल्स ऑन डिफरेंट डेट्स, मान लो लोकसभा पहले हो गया और राज्यसभा, लोकसभा 1 तारीख को हो रहा है, राज्यसभा 6 तारीख को हो रहा है, तो कब से 6 वीक लेंगे? 1 तारीख से या 6 तारीख से? देन हम लेंगे 6 वीक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेकेंड हाउस रीअसेंबल। सेकेंड हाउस के हिसाब से हम चलेंगे जब से रीअसेंबल होकर 6 वीक काउंट करके।
इफ द पार्लियामेंट रिजेक्ट्स बिल और 6 वीक्स एक्सपायर देन द ऑर्डिनेंस विल लैप्स, ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। अगर ये जो बिल पास किया जा रहा है यहाँ पर, तो चाहे तो पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देता है या फिर 6 हफ्ते एक्सपायर कर जाते हैं, देन ऑर्डिनेंस भी खत्म हो जाता है। अब देखो एक इशू है यहाँ पर, क्या ऑर्डिनेंस रीपरमलगेट हो सकता है? एक तो कहा गया कि 6 वीक के अंदर आपको करना नहीं तो ऑर्डिनेंस लैप्स कर सकता है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स के अंदर, ठीक है। तो क्या जब एक्सपायर लैप्स कर गया तो कैन द सेम ऑर्डिनेंस कम अगेन? यस, इट कैन बी। एनिमी प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस, द रिलेटेड ऑर्डिनेंस जिसको 4th टाइम तक लाया गया, चौथे बार 4th टाइम तो फिर से लाया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट इज साइलेंट ऑन दिस, विच मीन्स इट कैन बी। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहा नहीं कि कितने बार ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं दिया, इसलिए साइलेंट है। इसका मतलब कि हम इसे ऑर्डिनेंस को एक ही सब्जेक्ट को लेके, एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए बार बार लाया जा सकता है। क्या ये सही है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए या नहीं सही है? ये एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है। अगर सही है तो क्यों सही है? अगर सही, क्योंकि देखो ये ऑर्डिनेंस कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये हमारे लॉ में, लॉ जो बनाना है वो किसका काम है? लेजिस्लेटर्स का। लेजिस्लेटर जो रहते हैं वो लॉ बनाते हैं। अब क्या किसी एग्जीक्यूटिव को कहा जाए आप लॉ बनाइए? ये तो लैप्सिंग इंटरकनेक्शन हो जाएगा। इन दोनों का जो काम है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, दैट इज लेजिस्लेटर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये तीनों के ऑफिसेज अलग रहेंगी एंड कोई भी एक दूसरे के ऑफिस में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस इशू में जो बार बार जो ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है एंड अगेंस्ट एक डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। किसी को भी एक एग्जीक्यूटिव हेड को लॉ बनाने, बार बार लॉ बनाने के लिए कहना, ये अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है एंड ये इश्यूज क्रिएट करता है, इंटरफेरेंस क्रिएट करता है एक दूसरे के वर्क में। होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। थैंक्स।